कॉन्जुगेटेड डायन्स। क्या? रुको सर, मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया। एक बार फिर से बोलता हूँ। कॉन्जुगेटेड डायन। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अब बोलो। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। चलिए आप खड़े होइए। क्या याद कर रहे हैं सुबह से? हेलोजन। वेरी गुड। हेलोजन सारे याद हो गए। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हेलोजन को? आपकी एक्स से। बेटा एक्स से डिनोट करते हैं, इसमें आपकी और मेरी कुछ नहीं है। एक्स से डिनोट किया जाता है हेलोजन को। ठीक है। चलिए बताइए हेलोजन कौन कौन से होते हैं? क्या? फिर कल बाहर आई। हेलोजन बताओ कौन से होते हैं, ये तो ट्रिक है। फिर कल बाहर आई। बेटा मैंने ये ट्रिक लिखवाई थी। हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ट्रिक है फिर कल बाहर आई। बताना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। देखो बेटा, हेलोजन याद कर रहे हो ना? हेलोजन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब कि फिर कल बाहर आई। और अगर हेलोजन को मैं हेलाइड बोलूंगा, क्या बोलूंगा? हेलाइड बोलूंगा, तो यहां पर इसका मतलब है कि सभी हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगर मैं बोल रहा हूं हेलोजन, तो फिर कल बाहर आई, इसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और अगर मैं बोल रहा हूं हेलाइड, तो हेलाइड का मतलब होता है सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब लास्ट लेक्चर में एक बात रह गई थी, वो भी सुन लो। एक होता है जैम, इसको बोलते हैं जेमिनल। क्या सर गूगल जेमिनाई? नहीं नहीं बेटा, जेमिनल। एक होता है विसिनल। तो एक तो होता है जेमिनल, एक होता है विसिनल। जेमिनल डाइहेलाइड। क्या नाम है? जेमिनल डाइहेलाइड। और एक होता है विसिनल डाइहेलाइड। जेमिनल डाइहेलाइड और विसिनल डाइहेलाइड। नाम से पता लग रहा, डाई का मतलब क्या होता है? दो। डाई का मतलब क्या होगा? दो। और हेलाइड का मतलब कोई सा भी हेलोजन, पर हेलोजन के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? हेलाइड। हेलाइड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, पर हेलाइड लिखा है। हेलाइड का मतलब क्या है? कि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हेलोजन तो होगा, पर हेलोजन के ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपके पास दो तरह से स्ट्रक्चर होती है। एक होता है जेमिनल डाइहेलाइड, एक होता है विसिनल डाइहेलाइड। अब इसका मतलब क्या है और ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं वो देखो। जेमिनल डाइहेलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। अगर आपसे कोई बोले जेमिनल स्ट्रक्चर है, मतलब आप क्या बोलोगे? कि एक ही कार्बन है और जो दो हेलाइड ग्रुप है ना, वो एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलाइड ग्रुप है, तो उसको क्या बोलेंगे? जेमिनल डाइहेलाइड। और अगर आपसे कोई बोले विसिनल, विसिनल का मतलब होता है दो अलग अलग कार्बन पे हेलाइड ग्रुप अटैच है। बहुत सिंपल सी बात है, याद रहेगी सर। जेमिनल डाइहेलाइड मतलब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच है, या फिर आप बोल लीजिए हेलाइड ग्रुप अटैच है। और विसिनल डाइहेलाइड मतलब कि अलग अलग कार्बन पर आपके हेलोजन या फिर हेलाइड ग्रुप अटैच होते हैं। ये बात लास्ट लेक्चर में रह गई थी, मैंने आपको बता दिया। अब एनाबेला के प्रोड्यूसर से बात कर लेते हैं। मतलब, अरे वो बोल रहा था ना, क्या बोल रहे थे बेटा आप? कॉन्जुगेटेड डायन। ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे, डायन के बारे में बात करेंगे। सर क्यों मजे लेते हो? अरे बेटा शुरू किसने किया? वो बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा। अब डायन बोलेंगे तो फिर गुस्सा तो आएगा ही सही ना। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। इन का मतलब क्या है पता है? इन का मतलब है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। क्योंकि एल्कीन का जो हम फॉर्म यूज लेंगे वो इन लेते हैं। ठीक है। तो एल्कीन, डाइईन्स में एल्कीन। ठीक है। तो डाई का मतलब हो गया दो, इन्स का मतलब हो गया एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्कीन के लिए हम डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। डायन नहीं है ये, डाइईन से। और डाई का मतलब होता है दो,
और इन का मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब CnH2n और डबल बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं सर डाई का मतलब दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे? दो डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ, क्या यहाँ पर आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल, एक डबल बॉन्ड ये रहा, दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा। और क्या यहाँ पर आपको ये दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते दिख रहे हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। देखो ध्यान से देखो, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं, दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं, तो इस तरह की कंडीशंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, मतलब कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है सर, नाम से क्लियर हो गया। डाइईन्स का मतलब होता है, डाई का मतलब दो, इन का मतलब एल्कीन CnH2n, डबल बॉन्ड मतलब कि दो डबल बॉन्ड होंगे। तो हमने देखा स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड ये रहा, दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा। और कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि दो डबल बॉन्ड सेपरेट होते हैं एक सिंगल बॉन्ड से। किससे सेपरेट होते हैं? एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होते हैं। तो ये होता है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ठीक है सर, कॉन्जुगेटेड डाइईन स्ट्रक्चर बना लेते हैं वापस। अब यहां पर क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस। सर ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? मतलब पहले भी हमने सुना है, पढ़ा है रेजोनेंस, पर समझ में नहीं आता। देखो रेजोनेंस का सीधा सा मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सर पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ मैंने बताया था ना, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है एक, मतलब एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मतलब यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब अगर एक पाई बॉन्ड को मैं ध्यान से देखूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि डबल बॉन्ड का मतलब है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और फिर आपने देखा कि पाई बॉन्ड को ध्यान से देखो तो पाई बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्लियर? क्लियर है सर। अब देखो ये पाई बॉन्ड जो है यहां से यहां आएगा। अगर ये यहां से यहां आता है, सपोज अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि ये डबल बॉन्ड जो है, ये ऊपर वाला बॉन्ड यहां से उठकर यहां पर आ जाता है, इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और वी कैन से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ का ये बॉन्ड उठकर उधर आता है तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच था। तो अगर ये बॉन्ड उठकर इधर आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड उठकर इधर आएगा तो देखो इधर दो बॉन्ड हो गए, इधर दो बॉन्ड हो गए। इस कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही थी, पर हाइड्रोजन भी अटैच है तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। क्या कभी देखा है क्या कार्बन की वैलेंसी 5? नहीं सर, कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। टेट्रावेलेंट, हाँ सर टेट्रावेलेंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो इसी दिक्कत को सही करने के लिए जब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा ना तो ये वाला बॉन्ड उठकर इसके ऊपर चला जाएगा नेगेटिव, या नेगेटिव चार्ज में या लोन पेयर में, इस तरह से, या फिर लोन पेयर। देखो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना है आपको कि डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है। अगर एक बॉन्ड उठकर उधर जाएगा तो उसके आगे वाला बॉन्ड भी उठकर आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी को मेंटेन रखना है। इतनी सी बात है। वापस बता देता हूँ एक लास्ट बार ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, एक बात और सुन लो स्टार्ट करने से पहले
कि अगर कार्बन के ऊपर इस तरह से दो डॉट है, मतलब कि ये है लोन पेयर। क्या है ये? लोन पेयर, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पेयर। और अगर कार्बन के ऊपर एक सिंगल डॉट है, इसका मतलब है रेडिकल। और रेडिकल जो होते हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेडिकल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। सारी बातें क्लियर है? अब रिएक्शन समझाता हूँ वापस। कॉन्जुगेटेड डाइइन, कॉन्जुगेटेड डाइइन का मतलब क्लियर हो गया कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। ये दो डबल बॉन्ड है, ये सेपरेट हो रहे एक सिंगल बॉन्ड से। तो ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ आएगा तो ये वाला बॉन्ड उठकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना देगा। इस तरह से रेजोनेंस होता है। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्प्रेडिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, इतने सारे एक जगह इलेक्ट्रॉन थे। सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। क्या होगी? एनर्जी बढ़ेगी। और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको सीधा सा याद रखना है कि अगर कहीं भी रिपल्शन दिखा तो स्टेबिलिटी कम है और एनर्जी ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? कि अगर कहीं भी रिपल्शन दिखा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज़्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पास पास रहते तो रिपल्शन होता नहीं होता? बिल्कुल होता। अगर इलेक्ट्रॉन पास पास रहते तो रिपल्शन होता। रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा होती। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होती। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस की मदद से क्या होता है? ये बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ से दूर चला जाएगा, तो रिपल्शन के चांसेस ही नहीं बनेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ रहा है तो दूसरा आगे से उठकर आगे चला जाएगा। मैंने आपको बोला ना, देखो, एक अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो दूसरा यहाँ से वहां चला जाएगा, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गए, जैसे वापस बता देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये उठ के यहाँ से वहां चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहे हैं। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे तो क्या इनमें रिपल्शन होगा? एक दूसरे को धक्का दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग की वजह से रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होने की वजह से एनर्जी कम होगी। और एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस का सीधा सा मतलब है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर आप बोल लीजिए शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अब यहाँ पर एक बात और है कि अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड के ऊपर, ये सिंगल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ से इसके ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर एक बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये थोड़ी देर के लिए पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। थोड़ी देर के लिए क्या बनेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। देखो सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना। ये सिंगल बॉन्ड था। क्या था? सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर, सिंगल बॉन्ड हूं नहीं ना, तो मतलब सिंगल ही होना तो पता नहीं लगता, तो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इस सिंगल बॉन्ड के ऊपर एक और बॉन्ड आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा पर आएगा। तो अब ये कैसा हो गया? पार्शियल डबल। कैसा हो गया? अब ये डबल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वापस हटेगा। अब ये कैसा हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड वापस हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। और अगर ड्यूरिंग द रेजोनेंस यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एक बात और है, ये लीनियर है, तो यहां पर जो p ऑर्बिटल होंगे ना, वो अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे। यहाँ के जो ऑर्बिटल होंगे वो अच्छे से ओवरलैप होंगे। और अगर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, क्या बोल रहा हूं मैं? p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग,
यहाँ पर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन स्प्रेड अच्छे से होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्प्रेड अच्छे से होंगे। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो p ऑर्बिटल होते हैं उन p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छे से होती है। उन p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से p ऑर्बिटल जो है ओवरलैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है प्रॉपर स्प्रेड होंगे। और अगर p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर स्प्रेड हुए, तो क्या इलेक्ट्रॉन में दूरी बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। तो अगर इलेक्ट्रॉन में दूरी है तो क्या रिपल्शन होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम होता है। रिपल्शन कम होने की वजह से एनर्जी कम लगती है। एनर्जी कम की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अल्टीमेटली वापस स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है सर, क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ भाई? कि p ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्प्रेड होंगे, इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्प्रेड होंगे तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड वापस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तुम भी बोल के देखना, क्या पता तुम्हारी भी स्लिप ऑफ टंग हो। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। फिर आपने बोला रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो इलेक्ट्रॉन जो है स्प्रेड हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही। ठीक है, मतलब कि हमने देखा कि ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। क्या हो गया भाई? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर दो तरह की स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर यही है, स्ट्रक्चर यही है। अब हो क्या रहा है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि अगर अपोजिट अरेंज है, कैसे अरेंज है? अपोजिट अरेंज है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांस। और अगर एक ही साइड पे अरेंज है तो इसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे? सिस। तो अगर जो मॉलिक्यूल्स है, जो ग्रुप्स है, अगर वो एक साथ में एक साइड पर अरेंज है तो उसको बोलेंगे सिस फॉर्म। क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। और अगर वो अलग अलग अरेंज है, दूर दूर, तो उसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है एस ट्रांस, एस सिस। अब एस का मतलब होता है यहां पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो दो तरह से स्ट्रक्चर अरेंज हो सकती है, एक तो होती है ट्रांसफॉर्म, एक होती है सिस फॉर्म। एक बात बताइए, रिपल्शन किस में ज्यादा होगा? सर दोनों देख लेते हैं। अगर ये सिस है, सिस मतलब आसपास है, तो रिपल्शन के चांसेस ज्यादा है। और अगर ये ट्रांस है, ट्रांस का मतलब दूर दूर है, तो रिपल्शन के चांसेस कम है। ठीक है, तो ट्रांस में रिपल्शन के चांसेस कम होते हैं और सिस में रिपल्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आपको भी पता है कि जब कभी भी रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। उधर आ जाओ, रिपल्शन कम है, एनर्जी भी कम होगी, और अगर एनर्जी भी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि एस ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एस सिस। ठीक है सर, क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। p ऑर्बिटल को ओवरलैप करा दिया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ला दिया, रेजोनेंस करवा दिया। अब क्या करना है? अब आगे देखो, ये वर्ड सुना है क्या? हाइड्रोजिनेशन। हाँ सर सुना है ना। मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में हाइड्रोजन को ऐड करवाने आऊंगा, मतलब कि हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन करवाने आऊंगा, तो यहाँ पर पता है क्या होना चाहिए? हीट रिलीज होनी चाहिए। जब भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं, हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगी? हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। पर मुझे देखने को मिला कि कॉन्जुगेटेड डाइईन्स के केस में हीट कम रिलीज हो रही है। हीट का साइन डेल्टा हो गया, तो हीट जो है कम रिलीज हो रही है। मैंने आपको क्या बोला? जब भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो,
जब भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो वहां से हीट रिलीज होती है। पर जब मैंने कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में हाइड्रोजन को ऐड करवाने की कोशिश करी, तो मैंने देखा कि वहां से तो बहुत ही कम हीट रिलीज हो रही है, कम हीट रिलीज हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होते हैं, ये थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होते हैं। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। कॉन्जुगेटेड डाइइन में जब आप हाइड्रोजनेशन की कोशिश कर रहे हो, जब आप हाइड्रोजन को अटैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस दौरान किसी भी रिएक्शन में हीट तो बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। पर जब मैंने देखा कॉन्जुगेटेड डाइइन में मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ, तो वहाँ पर तो हीट रिलीज कम हो रही है। तो इससे मुझे पता लगा कि ये जो कॉन्जुगेटेड डाइइन्स होते हैं, ये थर्मोडाइनमिकली बहुत ही स्टेबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजनेशन के दौरान यहाँ से हीट रिलीज कम होती है। क्या आपको मेरी कही हुई सारी बातें क्लियर है? अगर आपको मेरी कही हुई सारी बातें क्लियर है तो मुबारक हो, आपका कॉन्जुगेटेड डाइन्स हो चुका है। देखो, कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होते हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको लिखा भी है कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड, और डाइन्स का मतलब भी लिखा है कि हाइड्रोकार्बन विथ टू डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल भी दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन, वही एग्जाम्पल जो मैंने शुरू से अभी तक लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेजोनेंस का भी बताया है, इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग का भी बताया है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, ये भी बताया है। साथ में सिंगल बॉन्ड गेट स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये भी बताया है ना। अब देखो, डाइन्स अलग अलग तरह से होते हैं। अगर एक सिंगल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड सेपरेट है, अगर एक सिंगल बॉन्ड से दो डबल बॉन्ड सेपरेट हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में ऐसा क्या है जो वो मोस्ट स्टेबल है, तो आपको बोलना है रेजोनेंस, आपको बोलना है इलेक्ट्रॉन स्प्रेडिंग, आपको बोलना है पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, आपको बोलना है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड डाइन्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और कॉन्जुगेटेड डाइन्स की स्ट्रक्चर तो समझ में आई गई। उसके बाद है आपके पास आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वाला डाइन, जहां पर आप देख सकते हैं दो डबल बॉन्ड तो यहां पर भी है, पर ये सेपरेट होते हैं दो सिंगल बॉन्ड से, दो सिंगल बॉन्ड से ये सेपरेट होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कॉन्जुगेटेड, तो दो डबल बॉन्ड सेपरेट बाय अ सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बोलूं आइसोलेटेड, तो दो डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल होती है, मतलब इससे तो कम ही होगी पर नॉर्मल नॉर्मल है। फिर आता है क्यूम्यूलेटेड। क्या आता है? क्यूम्यूलेटेड। क्यूम्यूलेटेड में क्या होता है? लाइन से तीन डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। क्यूम्यूलेटेड में क्या देखने को मिलता है? लाइन से तीन डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर पी ऑर्बिटल सही से ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन सही से स्प्रेड नहीं होगे। अगर यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सबसे कम स्टेबल होते हैं, जिसका नाम है क्यूम्यूलेटेड। इसका रीजन आप देंगे, ना तो यहाँ पर होता है रेजोनेंस, ना ही यहाँ पर पी ऑर्बिटल की प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, चलिए, तो डाइन्स तीन तरह से हो गए, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्जुगेटेड, फिर होता है आइसोलेटेड, फिर होता है क्यूमुलेटेड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेटेड, फिर होता है आइसोलेटेड, फिर होता है आपका क्यूमुलेटेड। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता भी रखा है, सबसे ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेटेड, फिर होता है आइसोलेटेड, फिर होता है क्यूमुलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रखा है, ये पूरी स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स की है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो एग्जांपल है यहाँ पर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से शेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन अच्छे से स्प्रेड होते हैं, और यहाँ पर बॉन्ड और अच्छे से बनता है। फिर और भी रीजन लिखे हैं कि ये जो है रोटेशन करता है, रोटेशन करता है दो फॉर्म में, एक तो सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप से वो दूर दूर है। ठीक, फिर मैंने आपको बोला कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी मदद से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। पूरे लेक्चर में डबल बॉन्ड हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको रेजोनेंस का बता दिया, है ना।
हीट रिलीज का बता दिया कि हाइड्रोजनेशन के दौरान यहाँ पर हीट रिलीज कम होती है, इसका मतलब है कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी शुरू में ही। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइंस, तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि कंजुगेटेड डाइंस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? ठीक है सर, हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया और कॉन्जुगेटेड डाइन के फैक्टर अफेक्टिंग सारे कवर कर लिए। अब अगर आपसे कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन्स पूछता है तो आप बता दोगे? अरे सर बिल्कुल बता देंगे। कॉन्जुगेटेड डाइन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर रेजोनेंस होता है, पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होने के कारण स्प्रेडिंग अच्छे से होती है, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होता है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, रोटेट कर सकता है दो फॉर्म में, सिस ट्रांस। पर ट्रांस में जो बल्कि ग्रुप है वो दूर रहते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होता है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर आप देखोगे तो वो भी कम है। जब मैं हाइड्रोजन को ऐड करने जाऊंगा तो वहां से हीट रिलीज भी कम होगी। इसका मतलब है कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है बॉस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाई एल्डर रिएक्शन। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ऐसे याद रखो, किसी के ऊपर पानी फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंकते हुए, ठीक है। फिर यहां पर आपको बनाना है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब कि ये क्या हो गया, इथीन, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक दो तीन चार, मतलब कि ब्यूट, ब्यूट। और वन पे डबल बॉन्ड है और थ्री पे भी डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1,3 डाइईन, ठीक है सर। ये तो हो गया इथीन और ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्यूट 1,3 डाइईन और ये हो गया इथीन। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, डायल एल्डर रिएक्शन की, इसका भी नाम एक बार बोल देता हूँ आपको मैं देख के, डाइल्स एल्डर रिएक्शन, पर आप इसे डाइल एल्डर रिएक्शन बोलेंगे, डाइल एल्डर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होती है डाइल एल्डर रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन होगी ये कैसी होगी, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। मतलब कि यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट आपको पता है ना, जैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन के फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब मुझे बताओ कौन सी स्टेप सिंगल थी, E1 या E2? सर E2 इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि E1 में तो कार्बोकेटाइन बन रहा था, याद है ना। चलो नहीं भी याद है तो इतना याद रखो कि E2 की तरह यह भी सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। यहाँ पर भी किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना कार्बोकेटाइन बनता है, ना कार्बन का कोई फ्री रेडिकल बनता है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना कार्बोकेटाइन बनेगा, ना कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब में एडिशन होगा। तो जब ये पूरी स्ट्रक्चर तैयार होगी तो देखो किस तरह से दिखेगी, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या क्या चेंज हुआ वो ध्यान से देखना। क्या 1 और 2 का डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है? एक बार इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताइए, पहले जो रिएक्टेंट में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड था, क्या वो आगे दिख रहा है? 1 और 2 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ से 1,2 का डबल बॉन्ड चला गया। फिर आप देखिए 3,4 के बीच में जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, क्या यहाँ पर 3,4 के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो 3,4 का डबल बॉन्ड भी चला गया। फिर आप आगे देखिए, यहाँ पर 5 और 6 के बीच में वापस डबल बॉन्ड था, तो क्या यहाँ पर 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो यहाँ पर 5,6 का डबल बॉन्ड भी चला गया। बताओ, इतना सारा नुकसान हो गया। रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट को मैं देखता हूं, जब मैं रिएक्टेंट को देखता हूं तो मुझे देखने को मिलता है 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 में भी डबल बॉन्ड है, 5 और 6 में भी डबल बॉन्ड है। पर जब मैं प्रोडक्ट को देखता हूं तो ना 1 और 2 के बीच में दिखता है, ना 3 और 4 के बीच में दिखता है, ना 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है, सारे ही चले गए, ठीक है। अब नई चीज यहाँ पर क्या क्या हुई, आप देख सकते हैं 1 और 6 के बीच में एक बॉन्ड बना, तो 1,6 के बीच में एक बॉन्ड बना, 4,5 के बीच में एक बॉन्ड बना,
तो 4,5 के बीच में एक बॉन्ड बना, और आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड मतलब कि एक पाई बॉन्ड बना। तो 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड बना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई रिएक्शन लिखवाएगा आप लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे सर, वो पानी की बकेट फेंकनी है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको फेंका था। फिर आपने इथिन लिया था। इथिन के बाद आपने बताया था कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ना कार्बोकेटाइन बनता है ना कार्बोएनाइन बनता है, और यहाँ पर सीधा आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या हुआ कि 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड चला गया, 3 और 4 के बीच का डबल बॉन्ड चला गया, 5 और 6 के बीच का डबल बॉन्ड चला गया। उसके बाद 1 और 6 में बॉन्डिंग हो गई, 4 और 5 में बॉन्डिंग हो गई, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर? अब एक बात बहुत ही जरूरी, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो इथीन है ना, अगर इस इथीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब, विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाम से पता लग रहा, इलेक्ट्रॉन को खींच के निकालने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर यहाँ पर इथीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता ना, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती, बहुत जल्दी, और बड़े आराम से हो जाती। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मदद लेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और कम हीट पर ही हो जाएगी, कम हीट पर हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इथीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज करूंगा तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और बहुत ही कम हीट में भी हो जाएगी। पर ये जरूरी नहीं है, बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी ये रिएक्शन होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाया ना मैंने। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो NO2 नहीं लगाया ना मैंने, सिर्फ इथीन है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी हो जाती है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इथीन के साथ आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, पर अगर लगा दोगे तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, पर अगर मैंने नहीं लगाया तो ये रिएक्शन जो है स्लो होगी और यहाँ पर हीट भी ज्यादा चाहिए फिर। तो ये कब है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो स्लो रिएक्शन होगी, हीट भी ज्यादा चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फास्ट रिएक्शन होगी, हीट भी कम चाहिए। क्लियर? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात और, ये जो आपकी स्ट्रक्चर थी इसको मैं बोलता हूं 2,4 रिएक्शन। अब इसका नाम 2,4 या 4,2 क्यों रखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। 4+2, 4+2 रिएक्शन, अब ये क्यों रखा गया वो मैं आपको बताता हूँ। 4+2 रिएक्शन, देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बोला था कि डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। और मैंने आपको बोला था कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोला था नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था कि डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा एक पाई, और एक पाई बॉन्ड में मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है? एक तो डबल बॉन्ड ये रहा, एक डबल बॉन्ड ये रहा, मतलब कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। सीधा सिंपल सा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई। एक पाई को मैं देखूंगा तो वहां पर उसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको बोला गया 4। आप देखिए यहाँ पर, इसलिए इसको बोला गया यहाँ पर 4। क्यों बोला गया यहाँ पे 4? क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो ये पाई वाले, 2 इलेक्ट्रॉन ये पाई वाले, तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। फिर जब आप देखोगे इथीन मतलब कि ये एक ही डबल बॉन्ड है, और एक डबल बॉन्ड है मतलब कि एक ही पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज नोन एज 4+2। ठीक, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब ये रिएक्शन होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर साइकिल बन रही है। साइक्लो एडिशन, साइकिल बनाई जा रही है, साइकिल ऐड करी जा रही है। ठीक है, तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+2 साइक्लो एडिशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइल एल्डर रिएक्शन को 4+2 क्यों कहते हैं, तो आप बता देना। 4 इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद वाले जो रिएक्टेंट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4+2, और साइक्लो एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लिक बनेगा, तो साइक्लो एडिशन। क्लियर?
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइल एल्डर में इंटरमीडिएट बनता है, नहीं बनता। कार्बोकेटन बनता है, नहीं। कार्बन का फ्री रेडिकल, नहीं। क्या ये सिंगल स्टेप है? हाँ। क्या यहाँ पर 4+2 पाई बोलते हैं? बिल्कुल। क्या ये साइक्लो एडिशन है? बिल्कुल। क्लियर? क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। रिएक्शन फास्ट हो जाती है, हीट भी कम लगती है। पर अगर नहीं हुआ तो भी रिएक्शन हो जाएगी, स्लो होगी, हीट ज्यादा लगेगी, पर रिएक्शन फिर भी हो जाएगी। क्लियर? अब एक बात और ध्यान से सुनना, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। एक लास्ट पॉइंट और सुन लो कि ये जो आपका डाइईन है ना, ये डाइईन हमेशा सिस फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन करवानी है, अगर आपको डाइल एल्डर रिएक्शन करवानी है, तो ये जो आपका डाइईन है ये सिस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? सिस फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? अरे वही वाला कंसेप्ट है, देखो ध्यान से। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। दो डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, वही डाइन सी है ये। तो हमने इतना सा बोला कि अगर इसको रिएक्शन करनी है, अगर डाई एल्डर रिएक्शन होने वाली है, तो ये जो भी डाइन हमारा होता है ये सिस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? सिस फॉर्म में। और एस सिस मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल का एस और सिस, है ना बेटा? आपकी तरह मेरी तरह क्या है? सिंगल का एस और सिस। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। डाई एल्डर, ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाली बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। देखो एक बात मैं आपको पहले बता दूं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पर लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ एल्कीन के लिए पढ़ा था, हमने सिर्फ एल्कीन के लिए पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। हालांकि है तो ये भी अपना एल्कीन ही, पर ये स्पेशल वाला एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है सेपरेट हो रहे हैं एक सिंगल बॉन्ड से। तो कंसेप्ट वही रहेगा। लास्ट लेक्चर में जो हो रहा था ना कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था, है ना? और ये जो हमारा रिएक्शन है कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कंसेप्ट वही रहेंगे, बस फर्क क्या है वो सुनो। फर्क ये है भाइयों कि जब आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फ्री रेडिकल की रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है, तो लास्ट लेक्चर में एक एक प्रोडक्ट बने थे। फाइनल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना था वो एक प्रोडक्ट बना था दोनों ही रिएक्शन में। पर आज जो आप दो रिएक्शन पढ़ोगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की, वहां पर दोनों में, चाहे वो फ्री रेडिकल की रिएक्शन है चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, दोनों ही रिएक्शन में यहां पर दो दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों सर? वहां पर एक एक प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेटेड डाइन्स में रेजोनेंस देखने को मिलता है। और अगर रेजोनेंस हो गया ना, तो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट लेक्चर में फ्री रेडिकल एडिशन देखी थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखी थी, वहां पर एक एक प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि वो एल्कीन की थी। और ये जो है कॉन्जुगेटेड डाइईन है। हालांकि है ये भी डबल बॉन्ड, पर डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। इसकी वजह से यहाँ पर एक की जगह दो प्रोडक्ट बनेंगे। कंसेप्ट पूरा सेम रहेगा, बस रेजोनेंस हो जाएगा आखिरी में, और एक प्रोडक्ट की जगह दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। आ जाइए, चले शुरू करें भाइयों। चलो, तो सबसे पहले बनाते हैं डायन को। सर डायन, अरे वही कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। टू डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, टू डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन। और आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा HBr के साथ, और ये HBr इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये टूटेगा और बनाएगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव। सर एक बात बताइए, कॉन्जुगेटेड डाई इन लिया, समझ में आया। टू डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, समझ में आया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी क्लियर है। पर सर यहाँ पर HBr क्यों लिया? HBr इसलिए लिया क्योंकि मुझे जनरेट करवाना था H+। क्यों सर? क्योंकि ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक वाली, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कितनी दुख की बात है सर, वापस बोलो। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है
जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और जिस बंदे के पास जिस चीज की कमी होती है वो उससे बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास किसकी कमी है? सर इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रोफाइल किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, और यहां पर जब आप देखोगे तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पाई बॉन्ड पता है क्या बोलता है? पाई बॉन्ड बोलता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर कोई भी मेरे से बॉन्डिंग करने आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं उसको दे दूंगा। पाई बॉन्ड देखो कितना समझदार है। पाई बॉन्ड बोलता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यार मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पर कोई भी बेचारा इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज आएगा और अगर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगा। देखो केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो H प्लस है इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिएक्शन में जा सकते हैं। तो ये H प्लस सीधा अटैक कर देगा इस कार्बन के पास जिसके पास डबल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे सर इस कार्बन के पास क्यों नहीं? कर सकता है, आप चाहो तो इसके पास करा लो, मैंने उसके पास करा दी क्योंकि है तो दोनों ही डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अटैक कर देगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये बोलेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगी, यहां पर जब हाइड्रोजन का अटैक होगा, H प्लस का अटैक होगा, तो यहां पर क्या होगा? ये हाइड्रोजन यहां पे आके जुड़ गया, ये वाला हाइड्रोजन जो है यहां पे आके जुड़ गया। अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों सर, क्यों आया? क्योंकि अभी तक यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड जो है हाइड्रोजन के संग चला गया। तो कार्बन कहता है मेरे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, अब मेरे इलेक्ट्रॉन ही चले गए, अब मैं पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन को कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बो का मतलब कार्बन, पॉजिटिव चार्ज का मतलब केटाइन, तो अब बन गया आपका कार्बोकेटाइन। तो यहां पर आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये टूटा कैसे था? ये टूटा था H पॉजिटिव Br नेगेटिव। Br सोचता है यार मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी, तभी H प्लस मुझे छोड़ के चला गया। किसके पास चला गया? H प्लस मुझे छोड़ के चला गया वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे थे। अब ये Br माइनस बेचारा गाना गा रहा है, खड़ा हूं आज भी वहीं कि तेरी ही आस है, लगी तेरी ही आस है ना? तो ये Br माइनस देखता है यार अपॉर्चुनिटी निकली है। इधर देखो आप, ये Br माइनस इस पॉजिटिव चार्ज को देखता है और प्यार में गिर जाता है क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो Br माइनस देखता है अरे वाह C प्लस है ना, अपोजिट चार्ज, तो Br माइनस यहाँ अटैक कर देगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही इजीली बन जाएगा। कैसे बनेगा? बहुत ही इजीली बन जाएगा। आप देखोगे तो पहला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कार्बन। अब इस कार्बन के पास, ये जो पहला कार्बन है इसके पास ये जो हाइड्रोजन है ये वाला है, तो मैंने इसको अलग कलर से दिखा दिया, दिस इज हाइड्रोजन। ठीक है, फिर अगला कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया ना, अगला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उस पॉजिटिव चार्ज पे Br माइनस ने अटैक कर दिया, तो Br लगा दिया मैंने यहाँ पे। बाकी सब कुछ सेम कर दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सब कुछ सेम लिख दो। ये बन गया पहला प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन मेंटेन कर दो, यहाँ पर H2 हो जाएगा, 2 और 1 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1, इस तरह से हाइड्रोजन आ जाएंगे। वैलेंसी मेंटेन कर दो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये पहला प्रोडक्ट बन गया। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, प्यार की कहानी थी, 2 प्यार वालों को मिला दिया, उसमें क्या बड़ी बात कर दी हमने। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, और दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि ये डाइईन से, कॉन्जुगेटेड डाइईन से यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, और अगर यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से अब यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। और वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहला प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया, और पहला प्रोडक्ट आपने देखा है कि पहले कार्बन पे हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है, तो पहला प्रोडक्ट जो बना वो 1,2 बना। क्या बना बच्चों? 1,2 बना। जो पहला प्रोडक्ट बना वो 1,2 बना। आइए देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसकी रिएक्शन वापस करा देंगे HBr से, और HBr टूटेगा H पॉजिटिव Br नेगेटिव से। अब यहां पर होगा रेजोनेंस, और रेजोनेंस में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, और वी कैन से शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां से शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड उठकर यहां पर आएगा,
और अगर ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ा तो ये वाला बॉन्ड भी उठकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां से ये बॉन्ड चला गया तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? कुछ भी नहीं हुआ, ये डबल बॉन्ड था, ये उठकर आगे आया, अब ये यहां आया तो फिर इसको टूट के आगे बढ़ना पड़ा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ध्यान से देखना। कार्बन यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड क्योंकि ये जो बॉन्ड था यहां पर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक, फिर आगे कार्बन, अब यहां पर डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया तो दिस इज डबल बॉन्ड। फिर कार्बन और यहां पर बॉन्ड चला गया तो सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहां से बॉन्ड गया है। तो ये चेंजेस हुए हैं, देखो सिर्फ ये चेंजेस हुए हैं कि ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड उठकर यहाँ पर आया तो ये नेगेटिव हो गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। ये चेंजेस आए हैं, रिएक्शन से पहले ये चेंजेस आ चुके हैं हमारे रिएक्टेंट में। ठीक है भाई, ये चेंजेस आ गए। अब इसकी रिएक्शन, ये रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर की रिएक्शन में करवाऊंगा HBr से। और HBr कैसे टूटेगा भाइयों? H पॉजिटिव Br नेगेटिव। अब बताओ कौन कहां अटैक करेगा? सर इतिहास गवाह है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आप देख ही सकते हैं H प्लस तो ये गया यहां पर, Br माइनस तो ये गया यहां पर। तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो बनेगा कार्बन के साथ, तो आ गया हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, और ये Br इस कार्बन से जुड़ गया तो यहां पर हो गया Br। तो यहां पर प्रोडक्ट बना फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे 1,4। पहला जो प्रोडक्ट बना था वो बना था 1,2। अब जो प्रोडक्ट बना है रेजोनेंस के बाद वो बना है 1,4। तो हमने देखा कि यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखो आप 1,2 1,4, और ये जो 1,2 वाला प्रोडक्ट है ये फास्ट बनेगा, लेस स्टेबल होता है, और लोअर टेम्परेचर अगर रिएक्शन का है, अगर आप रिएक्शन कम टेम्परेचर पे करा रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ठीक है, तो जो पहला प्रोडक्ट हमारा बना था, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर जो पहला प्रोडक्ट हमारा बना था बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वो बना था 1,2, और ये जो प्रोडक्ट है ये जल्दी बन जाएगा, ये कम स्टेबल होता है। कैसा होता है? कम स्टेबल होता है। और ये प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में कब बनेगा? जब टेम्परेचर जो है कम होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर कब बनेगा, ज्यादा कब बनेगा? जब आपका रिएक्शन का टेम्परेचर कम होगा। अगर आपकी रिएक्शन का टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाला रेजोनेंस वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर बनेगा। कब? अगर टेम्परेचर हायर है तो। और ये जो रेजोनेंस वाला है ऑब्वियसली रेजोनेंस धीरे धीरे होगा तो स्लोअर फॉर्मेशन, और रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी ही सही। ठीक है, ठीक है सर। तो ये 1,2 1,4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। अब फ्री रेडिकल की बात करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके पास वाला जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे आप एलाइलिक। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन हेलो एलाइलिक कार्बन, तो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। क्लियर हो जाएगा? चलिए, तो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, H प्लस को जनरेट कर दिया, एडिशन करा दिया, दो तरह के प्रोडक्ट बनवा दिए, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करवा के। अब है आपका फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल। और रेडिकल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि रेडिकल का मतलब होता है सिर्फ एक डॉट। अगर दो डॉट आपको दिख रहे हैं सो दिस इज लोन पेयर, इसे हम क्या कहेंगे? लोन पेयर। दो डॉट का मतलब है लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो होता है डॉट। इसका मतलब होता है कि ये है फ्री रेडिकल। और इतिहास गवाह है कि फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव जो होते हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। वापस लेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स और अब करवाएंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन का मतलब क्या होता है?
डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉन्जुगेटेड डाइईन, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जैसे कि आपका ROOR, ठीक है। और यहां पर जो रूल फॉलो होगा वो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो फॉलो होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर रिएक्शन कैसे होती है। यहां पर सबसे पहले तो किसी भी तरह का कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल है। तो यहां पर कार्बन के ऊपर इस तरह से डॉट बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन के पास होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पिछले वाली रिएक्शन में तो क्या हुआ था कि ये HBr टूट गया था H+Br- में, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन है, यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर इसको नहीं टूटना है। क्यों नहीं टूटेगा ये यहाँ पर? क्योंकि परऑक्साइड है। अगर परऑक्साइड है तो पहले इसको प्रायोरिटी जाएगी, ये नहीं टूटेगा, ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन थी वहां तो HBr को हमने तोड़ दिया था, H+Br- और कार्बोकेटाइन बना के प्रोडक्ट बना लिए थे। पर यहाँ पर थोड़े से रूल अलग है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरा रूल, यहाँ पर ये HBr H+Br- में नहीं टूटेगा, यहाँ पर ये बनेगा। सबसे पहले ये रिएक्शन होगा, तो R, ये जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर बनेगा इसके फ्री रेडिकल। ये जो आपके पेरोक्साइड है इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। आप देख सकते हैं ये रेडिकल बन गया। क्या बन गया? ये रेडिकल बन गया। अब ये जो पेरोक्साइड है इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, ये जो पेरोक्साइड है ये बना फ्री रेडिकल। क्या बना? फ्री रेडिकल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, पेरोक्साइड कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल। तो ये 2RO डॉट, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब यहां से बन गया 2RO डॉट फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा इससे, HBr से। किससे रिएक्शन करेगा? HBr से। चलिए, तो ये 2RO फ्री रेडिकल रिएक्ट विथ HBr, तो यहाँ पर क्या होगा पता है? ROH, तो यहाँ पर निकलेगा ROH, और यहाँ पर बन जाएगा Br के साथ फ्री रेडिकल। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। पेरोक्साइड है तो सबसे पहले उसको हीट दी, उसका रेडिकल बनाया, उसका रेडिकल जैसे ही बना उसकी रिएक्शन HBr के साथ करा दी, जैसे ही कराई तो आपका ROH निकल गया, और यहाँ पर अब तैयार हो गया ब्रोमीन का रेडिकल। क्या तैयार हो गया? ब्रोमीन का रेडिकल तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये ब्रोमीन के रेडिकल के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ना, रेडिकल मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन तो है, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ही होता है। तो ब्रोमीन कह रहा है, जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, काश मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो आज मैं कितना जीवन सुखी होता। क्योंकि अगर किसी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है बस, अगर किसी के ऊपर भी सिर्फ एक डॉट है ना, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। तो वो रिएक्शन के लिए तो तैयार है, पर वो सोच रहा है कि काश मुझे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये जो ब्रोमीन का रेडिकल बना है ये सोच रहा है कि काश मुझे कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। समझ में आ गया ना ब्रोमीन का रेडिकल कैसे बना? अब ये सोच रहा है कि काश मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, काश मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो ये ब्रोमीन का रेडिकल देखता है डबल बॉन्ड को। किसको देखता है? डबल बॉन्ड को। और इसको पता लगता है कि डबल बॉन्ड के पास तो एक पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड रिएक्शन के लिए तैयार रहता है, और इस पाई बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां पर आता है, ये यहां पर आता है, और बोलता है कि मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन बोलता है, ये बोलता है मुझे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन बोलता है ठीक है ले लो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर बॉन्ड बना लेता है Br। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब अभी भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो ये बन गया कार्बन का फ्री रेडिकल। क्या बन गया? यहां पर कार्बन का फ्री रेडिकल। ठीक। अब जैसे ही यहां पर कार्बन का फ्री रेडिकल बना, तो ये हाइड्रोजन बेचारा H+ में रिलीज होगा। इसे अब क्या करे बेचारा, अकेला बैठा बैठा। तो ये हाइड्रोजन सोचता है कि मैं भी अकेला हूं। ये हाइड्रोजन देखता है कि मैं भी अकेला हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेचारा अनस्टेबल है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है, और इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो जो फाइनल पहला प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा कार्बन के साथ। तो यहाँ पर तो हो गया ब्रोमीन, ये देखो इस कार्बन के साथ यहाँ तो हो गया ब्रोमीन,
सिंगल बॉन्ड हो गया ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल था तो उसके पास आ गया हाइड्रोजन, आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरह से हुआ। तो बस फर्क इतना सा था कि इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन आ गया और इस कार्बन के पास ब्रोमीन आ गया। तो ये बन गया पहला प्रोडक्ट। और पहला प्रोडक्ट कैसे बना? 1,2, एक पहली पोजीशन पे जुड़ा, एक दूसरी पोजीशन पे जुड़ा, 1,2 प्रोडक्ट बना पहला वाला। तो बहुत इजी है, पहला प्रोडक्ट बन गया भाइयों, बन गया पहला प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे प्रोडक्ट की तैयारी करो। और दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर होगा रेजोनेंस। क्या होगा यहाँ पर? रेजोनेंस। और दूसरे प्रोडक्ट का भी सब कुछ सेम है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन रिएक्ट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR, मतलब कि पर ऑक्साइड। इस पे हीट करेंगे, 2RO फ्री रेडिकल, ये 2RO फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा आपके HBr से, तो यहाँ पर बन जाएगा 2ROH प्लस ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक कर देगा यहाँ पर, क्योंकि इसको दिखेगा बॉन्ड, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाएगा कार्बन का फ्री रेडिकल। अभी तक सब कुछ सेम है, अभी तक सब कुछ सेम है। कार्बन के ऊपर वापस फ्री रेडिकल बन गया, पर ये फ्री रेडिकल अब कूदेगा इधर, और जैसे ही ये इधर कूदेगा, इधर डबल बॉन्ड हो गया, तो आगे वाला डबल बॉन्ड बोलेगा कि भाई मैं भी आगे कूदूंगा, ये इधर कूद गया, इस तरह से। तो ये फ्री रेडिकल इधर से इधर, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल आ गया। इस तरह से मामला चलता है। देखो बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना और सुनना। ये तो समझ में आ गया कि कैसे रेडिकल जनरेट हो रहा है। अब इधर देखो रेडिकल ट्रांसफर कैसे हो रहा है। वापस दिखा देता हूँ इसको, थोड़ी देर के लिए वापस बना देता हूँ एक बार। कार्बन, यहाँ पर Br जुड़ गया, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बनाना, ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो पहली स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। पर आप देख सकते हैं कि अच्छा ये डबल बॉन्ड तो रहेगा ही नहीं ना, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वापस बनाता हूँ, क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे तो क्लियर है, ठीक है। ऐसा था, पर जैसे ही ब्रोमीन आके अटैच हुआ, यहाँ से ये डबल बॉन्ड गया, इरेजर की साइज छोटी करनी पड़ेगी। ब्रोमीन आके जैसे ही अटैच हुआ, यहाँ से ये डबल बॉन्ड गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया, और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही हुआ था। अब ये फ्री रेडिकल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो पहली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी। कार्बन, कार्बन के साथ है Br, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये फ्री रेडिकल यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा, और ये अगला डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ पे जाएगा, तो अगला डबल बॉन्ड टूट के वहां पे जाएगा, तो कार्बन, कार्बन के साथ Br का Br, ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पे ये कार्बन है, और इसका डबल बॉन्ड टूट के ऊपर की तरफ चला गया, मतलब कि ये कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया। तो Br तो यहाँ जुड़ा है, पर ये जो फ्री रेडिकल था, ये घूमता 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 आखिरी पे पहुंच गया। तो हाइड्रोजन जो अटैक करने पे आएगा ना, अब वो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, तो वापस 1,4 स्ट्रक्चर बनेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस से पहले बनती है 1,2 और रेजोनेंस के बाद बनती है 1,4। क्लियर है भाइयों? एक बात मैं आपको बोल दूं, प्रैक्टिस जितना ज्यादा लिखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को, उतना मजा आएगा। और मेरी बात मानो ना, तो बायोलॉजी तो होती रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी में तो तुम वैसे भी टॉपर हो, है ना, सारे कंसेप्ट तुम्हारे वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। बायो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर एक बार केमिस्ट्री सीख ली ना, बनानी, लिखनी, एक बार मैकेनिज्म क्लियर हो गया ना, जैसे ये इधर 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 हो रहा है, उसके बाद तो लिखने में जो मजा आएगा ना, बेचारे जो सामने वाले मेडिको हैं, जिनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनके सामने तुम इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन है ऐसे ऐसे ले, फ्री रेडिकल बनाना है, ये लो, ये इधर से इधर, ये रेजोनेंस हो गया, ये हाइड्रोजन अटैक कर गया, खत्म। क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक में करना क्या, H+ अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये ले डबल बॉन्ड 1,2 1,4, ये अनस्टेबल होता है, इसमें रेजोनेंस हो रहा तो ये स्टेबल होता है, खत्म, है ना। कोई बोलेगा डायलिटर, अरे उसमें क्या है, वो पानी की बाल्टी तो डालनी है और साथ में डबल बॉन्ड लगाना है, और अगर डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सोने पे सुहागा। क्या है इनमें? कॉन्जुगेटेड डाइन अब तो नींद में भी याद हो जाएगा, बच्चों की तरह हो गया है कि हाँ सर कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है भाइयों, ये पूरी मैकेनिज्म दे रखी है। अब नेक्स्ट है आपका एलाइलिक रीअरेंजमेंट। अब एलाइलिक मतलब क्या होता है? एलाइलिक कार्बन वो कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन। तो आप देखिए ये डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन होता है अलाइलिक कार्बन। क्या होता है? अलाइलिक कार्बन। और ये पोजीशन को बोलेंगे एलाइलिक पोजीशन। तो अगर आपसे कोई बोले एलाइलिक कार्बन, तो डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन।
सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट पास वाली पोजीशन एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब देखो, इस एलाइलिक कार्बन के ऊपर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज बने। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटाइन, अगर कार्बन के ऊपर एक डॉट तो कार्बन का रेडिकल। तो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन हो गया, अगर कार्बन के ऊपर रेडिकल है तो कार्बन का फ्री रेडिकल हो गया। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अलाइलिक रीअरेंजमेंट। अलाइलिक से क्या मतलब है? अलाइलिक से मतलब है अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक पोजीशन, मतलब कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, इसके पास वाला कार्बन, दिस इज अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक पोजीशन। फिर हमने बोला रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट कब होगा? जब या तो कार्बोकेटाइन बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा। कार्बोकेटाइन बनता है तब भी रेजोनेंस होता है, फ्री रेडिकल बनता है तब भी रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटाइन बना, डॉट है तो फ्री रेडिकल बना, और अगर ये बने तो इनका रीअरेंजमेंट, इनका रीअरेंजमेंट। ठीक है, पूरी रिएक्शन आपको आती है, पता है कैसे? देखो, टाइप्स ऑफ एलाइलिक रीअरेंजमेंट है। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक वाला है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक वाला। इसकी रिएक्शन पता है क्या लिखनी है आपको? ये वाली रिएक्शन लिखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, दो तरह से है यहाँ पर। एक है आपका एलाइलिक रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रोफिलिक वाली, एक है आपकी फ्री रेडिकल वाली। तो इलेक्ट्रोफिलिक वाली में भी वही कॉन्जुगेटेड डाई नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, प्लस HBr, और जो दो प्रोडक्ट बनाए थे 1,2 और 1,4, है ना, रेजोनेंस के बाद 1,4, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है, पता ही है। फ्री रेडिकल में क्या था? मेरे साथ लिखते चलो भाइयों, मजा आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1,2 1,4, ये हो गया आपका काम। वो दोनों रिएक्शन जो हमने सीखी है ना, वो अलाइलिक रीअरेंजमेंट में लिखनी है, बस मैकेनिज्म के साथ मजा आ जाएगा। तो जो दोनों रिएक्शन इतनी देर से मेहनत से सीख रहे थे ना कि फ्री रेडिकल में क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, अब दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है अलाइलिक रीअरेंजमेंट में। लिख दोगे? लिख दोगे तो हो जाएगा टॉपिक, और क्या। तो ये हमारा सारा टॉपिक टॉपिक क्लियर हो गया। ये था आज का आपका लेक्चर, और इसी लेक्चर के साथ हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब हम मूव करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 में, जहां पर देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। तो तैयार रहिए। जिस तरह से, जिस बेहतरीन तरीके से E1 E2 याद कराइए, सारे मैकेनिज्म याद कराइए, उसी तरह से SN1 SN2। उसके बाद आगे जब यूनिट 4 में जाएंगे तो जितनी भी नेमिक रिएक्शन है वो भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्योंकि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक कंसेप्ट क्लियर रखूंगा। चाहे मेरे ना हो तो मैं सीखूंगा, मैं आज भी सीखता हूं, रोज सीखता हूं, ताकि आपके आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूं। ठीक है, हमारे टाइम पे जैसा भी हुआ, हमें नहीं आती थी मैकेनिज्म, हम रटे, हम कुछ भी करें, पर अब मैं इस तरह से सिखाऊंगा कि एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी लेक्चर्स मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।